सिर्फ पैसे लेके ही ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट देते हैं, उनको बिल्डिंग के स्ट्रक्चर के स्ट्रेंथ से कोई लेना देना नहीं है। बहुत सारे गुड़गांव में ऐसे प्रोजेक्ट हैं जहां एक डेवलपर एक प्रोजेक्ट साइट से जी लगभग 10 से 20 लाख 30 लाख 50 लाख रुपए महीना तक कमा रहा है। अगर आप नाम पूछेंगे तो मैग्नोलियाज है, अरालियाज है, एंथ्रेम का मर्लिन है, जहाँ डेवलपर इन तीनों प्रोजेक्टों को डेवलपर मैनेज कर रहे हैं और 50 लाख रुपए महीना तक उससे ये डेवलपर अपने जेब भर रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं मनप्रीत और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल वायरल सच और स्वागत है आपका आपके फेवरेट शो जहां पर हम बातचीत करते हैं रियल एस्टेट को लेकर, रियल एस्टेट की पड़ताल एक्सपर्ट अभय जैन के साथ। आज हम जिस टॉपिक के ऊपर बात करने जा रहे हैं, RWS उससे बहुत ज्यादा परेशान है। कितना ज्यादा इफेक्ट हो रहा है हमारा रियल एस्टेट, इस चीज के ऊपर हम बातचीत करेंगे। आज का हमारा टॉपिक है हाई राइज में RWS की प्रॉब्लम्स कैसे कर रही है रियल एस्टेट को प्रभावित। जी हाँ, RWS की प्रॉब्लम से शायद ही कोई आदमी अछूता हो। हम बहुत बार देखते हैं कि आज धरना प्रदर्शन हो रहा है, रोष प्रदर्शन हो रहा है, लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं। आखिरकार इतनी प्रॉब्लम्स क्यों आ रही हैं, और अगर ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो इससे रियल एस्टेट की तरह इफेक्ट होगा, आज ये हम जानने का प्रयास करेंगे। चलिए चलते हैं अपने एक्सपर्ट के पास। नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद मैडम, धन्यवाद। सर, क्या कहेंगे कि ये जो हाई राइज की बिल्डिंग्स में RWS की इतनी ज्यादा प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो रियल एस्टेट इससे कितना ज्यादा प्रभावित हो रहा है? देखिए, हरियाणा में जो हाई राइज बिल्डिंग्स हैं, ये बॉम्बे का कंसेप्ट नॉर्थ इंडिया में जब आया तो हरियाणा भी और खासकर गुड़गांव से अछूता नहीं रहा। परंतु बड़े दुख की बात है कि हाई राइज में इतना समय होने के बाद हमारे यहाँ जो हरियाणा अपार्टमेंट ओनरशिप एक्ट था वो 1983 में आया था जी। देखिए, आज लगभग 40 साल हो गए। 40 साल के बावजूद भी वही एक्ट चल रहा है, परंतु उसमें समस्याएं बहुत सारी हैं। सरकार बहुत सारा EDC ले रही है, परंतु उनकी जो समस्याएं को हल करने का जो सरकार को प्रयास करना चाहिए उस लेवल पर वो नहीं हो रहा। इसी कारण से अदरवाइज़ अगर उनकी समस्या काज कम होती जी और वो जिस कंसेप्ट को लेकर हाई राइज हमारे नॉर्थ इंडिया में आया और गुड़गांव में खासकर आया, तो अगर बात करते हैं तो ऐसे बहुत कम प्रोजेक्ट हैं जहाँ के लोग संतुष्ट हैं। वो अगर संतुष्ट हैं तो अपनी वजह से हैं, सरकार की वजह से नहीं। मतलब सरकार का रोल तो या तो नेगेटिव है या ना के बराबर है जी। तो इससे मैं समझ रहा हूँ अगर गुड़गांव में, अब खासकर गुड़गांव की बात करते हैं, तो हरियाणा सरकार को थोड़ा हाई राइज अपार्टमेंट्स के बारे में थोड़ा गंभीरता से सोचना पड़ेगा और बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। अब उनकी समस्याओं को गंभीरता से हल करे बिना आप रियल एस्टेट सेक्टर को ज़्यादा ग्रो नहीं कर सकते। सर, आपने एक्ट की बात की, ओनरशिप एक्ट की बात कर रहे हैं, अपार्टमेंट एक्ट की बात कर रहे हैं, रेरा एक्ट है, मतलब ये सारी चीजें बनाई तो गई है सुविधा के लिए, बट उसके बावजूद भी कुछ भी नहीं हो पा रहा। देखिए, मैंने जैसे अभी आपको बताया कि हरियाणा जो जितनी हमारे हाई राइज बिल्डिंग्स हैं जी, उसको गवर्न करता है हरियाणा अपार्टमेंट ओनरशिप एक्ट 1983 का, जो कि लगभग 40 साल पहले बना। जी। उसके उसके बाद हरियाणा रजिस्ट्रेशन एंड रेगुलेशन सोसाइटी एक्ट 2012, जो कि हमारी RWS को मैनेज करता है, RWS को कैसे आपने बनाना है, कैसे रजिस्टर करना है। जी। उसके बाद 2017 में हमारा हरियाणा पूरे इंडिया के अंदर रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट आ गया। जी। तो 3 एक्ट हैं जिससे RWS डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अफेक्टेड हैं। पहले क्वेश्चन तो ये आता है, जब 40 साल पहले एक्ट बनाया और अब तो बहुत बदलाव आ गया है, तो हरियाणा अपार्टमेंट ओनर एक्ट के अंदर ही बहुत ज़्यादा बदलाव की आवश्यकता है। दूसरा, जब हरियाणा रजिस्ट्रेशन एंड रेगुलेशन सोसाइटी एक्ट 2012 आया, जब रेरा नहीं था, उस वक्त ना हाई राइज अपार्टमेंट थे, परंतु जब सेंट्रल गवर्नमेंट ने रेरा आने के बाद एक फिक्स गाइडलाइन फिक्स कर दी कि भाई कोई भी हाई राइज अपार्टमेंट बनेगा, वो जब प्रोजेक्ट पूरा हो जाएगा तो उस RWS को हैंड ओवर करना पड़ेगा मेंटेनेंस जी डेवलपर को, क्योंकि डेवलपर बहुत मैनिपुलेट करते हैं। तो मेरा कहने का मतलब है 3 एक्ट आने के बावजूद भी इन 3 एक्ट में आपस में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, जो बहुत फला है तीनों एक्ट के अंदर। जी। तो उस एक्ट के फला का फ़ायदा कौन उठा रहा है? डेवलपर उठाता है, क्योंकि जो आम अलॉटीज है, आम बायर है, वो उस गंभीरता से उस लेवल पर नहीं लड़ पाता, क्योंकि उसके जो साधन है, उसका जो सिस्टम है लिमिटेड है एज कंपेरिजन टू डेवलपर। तो उसका फ़ायदा डेवलपर उठा रहा है। और ख़ासकर बड़े दुख के साथ मुझे कहना पड़ रहा है, जो हरियाणा की गवर्नमेंट मशीनरीज हैं, जो अफसर हैं, नेतागण हैं, वो हमेशा डेवलपर के साथ मिल जाते हैं। तो वो ये नहीं देखते कि वाकई समस्या है एक बायर की, एक RWS की समस्या है, तो इस कारण से वो बेचारा अफेक्टेड रहता है। और अधिकारीगण और नेतागण डेवलपर के साथ मिल जाते हैं और वो शोषण आज भी चल रहा है। ये एक्ट तो आ गए हैं, परंतु एक्ट में बदलाव नहीं हो पा रहा,
समय के साथ जो इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए वो अमेंडमेंट नहीं हो पा रहे। तो इस बात का फ़ायदा डेवलपर उठा रहे हैं और इसीलिए आज भी जो गुड़गांव में हाई राइज आप बहुत रही हैं, आपने बिल्कुल ठीक कहा, नोएडा में आ गई हैं, जी जी, परंतु जो ग्रेसफुल लाइफ एक अलोटी को, एक बायर को उस हाई राइज अपार्टमेंट में मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पा रही है। और क्योंकि अगर इस सेक्टर को आपको ग्रो करना है तो मैं समझता हूँ हरियाणा गवर्नमेंट को इस तीनों एक्ट में जो भी नेसेसरीज अमेंडमेंट करने हैं, दो में वो कर सकते हैं। और हरियाणा रियल इस्टेट और रेगुलेशन डेवलपमेंट एक्ट की बात करें तो उसमें रूल उनको बनाने हैं, तो काफ़ी बदलाव करने की अभी आवश्यकता है, जब ये सेक्टर और ज़्यादा ग्रो कर सकता है। हमारे जो एक्स सीएम है उन्होंने भी बात की थी कि इस एक्ट के अंदर जो है हम मैनिपुलेशन करेंगे, आज के अकॉर्डिंग करेंगे इसको, तो ऐसा कुछ भी हुआ नहीं वहाँ पर। आपने बिल्कुल ठीक कहा। हमारे माननीय मुख्यमंत्री, जो पूर्व मुख्यमंत्री जी मनोहर लाल खट्टर जी हैं, जी, गुड़गांव में बाकायदा एक सेमिनार किया गया और हमने उस RWA के बैनर पे CM साहब को बताया कि ये हमारी समस्या है जी, और CM साहब ने कमिट करा जी, कि मैं जल्दी ही हरियाणा रजिस्ट्रेशन रेगुलेशन सोसाइटी एक्ट 2012 है उसमें नेसेसरी अमेंडमेंट मैं करूँगा और ड्राफ्ट भी तैयार किया गया। जी। और आपको बता दूँ, हमारे यहाँ के स्थानीय विधायक जो बादशाहपुर के से रखते हैं, उन्होंने हमारे को बताया कि भाई मैं प्रयास कर रहा हूँ, अमेंडमेंट आएगा जी, परंतु बड़े दुख की बात है पूरे 5 साल हो गए, कुछ नहीं आया। और आज भी सभी RWA, मैं सच बता रहा हूँ आपको, बिल्कुल या तो भगवान भरोसे चल रही हैं, कोई विशेष इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ। क्योंकि अदरवाइज़ गुड़गांव में हाई राइज अपार्टमेंट इतने ज़्यादा हैं और अगर सरकार RWA की समस्या को गंभीरता से अगर देखेगी तो निश्चित रूप से जी, ये सेक्टर और ग्रो करेगा। और रियल इस्टेट सेक्टर में जो RWA का जो एक मैकेनिज्म है जी, जी। वो अगर ठीक बन जाए तो उसका, क्योंकि जब एक बायर है वो अपार्टमेंट इसलिए ले रहा है कि वो पीसफुल वहाँ रहे, ग्रेसफुली वहाँ रहे, तो जब उसको वहाँ समस्या आती हैं, आज भी अगर उसको बिजली की समस्या आ रही है, आज भी अगर हाई राइज अपार्टमेंट में गंदगी है या और समस्या अगर आ रही हैं, तो वो अपने आप को ठगा सा महसूस करता है। तो सरकार को चाहिए कि अब समय बदल गया है, हाई राइज अपार्टमेंट में जो RWA की समस्या है उसको गंभीरता से प्रायोरिटी पर ठीक करे, अमेंड करे। अगर हम बात करें तो 2000 से भी ज्यादा RWAs या फिर सोसाइटीज है, पर उसको हैंडल करने के लिए एक ही डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार है, तो क्या वो अपनी ड्यूटी फुलफिल कर पा रहे हैं? क्या वो ये सारा काम कर पा रहे हैं? देखो, आपने बिल्कुल ठीक कहा। एक तो देखो, सरकार ने एक्ट बड़े मुश्किल से 2012 में अपना लेके आए, उससे पहले हमारा 1860 का एक्ट था जी। अब एक्ट आने के बावजूद भी जो एक बहुत छोटे लेवल का अफसर था जो जिसको डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार अपॉइंट कर दिया जाता था और वो बहुत प्यार से इन्फ्लुएंस हो जाता था। वो क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ RWA हैं और बड़े बड़े जो प्रोजेक्ट हैं, DLF के प्रोजेक्ट हैं, यूनिटेक के प्रोजेक्ट हैं, बड़े बड़े डेवलपर के प्रोजेक्ट हैं, तो डेवलपर उनको इन्फ्लुएंस कर लिया करता और ऐसे चलता रहता था। CM साहब ने खुद कहा कि नहीं, गुड़गांव में 2 डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार होने चाहिए, एक एक्सक्लूसिवली RWA के लिए होना चाहिए और दूसरा एक रजिस्ट्रार ऐसा हो जो NGO या छोटी धार्मिक संस्थाएं या और संस्थाएं उनको लुक आफ्टर करे। पर मैं आपको वही तो कह रहा हूँ, इतना समय होने के बावजूद भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने सिर्फ हमें एक लॉलीपॉप दे के अनाउंस करके चले गए। इसी वजह से सरकार गंभीरता से, मैं जो कहना बार बार आपसे चैनल के माध्यम से कहना चाह रहा हूँ कि सरकार अगर हाई राइज अपार्टमेंट्स की जो समस्याएँ हैं, जो RWA एक बैनर के माध्यम से वो बार बार जो बात कह रहे हैं, उनको अगर सरकार गंभीरता से देखेगी तो सरकार को फ़ायदा होगा। क्यों होगा फ़ायदा? क्योंकि अपार्टमेंट्स ओनर को परेशानी नहीं होगी तो सेक्टर नेचुरल रूप से ग्रो करेगा। जी जी। अगर कोई बायर है किसी अपार्टमेंट में रह रहा है और उसको लग रहा है कि यार अपार्टमेंट में रहना अच्छी बात है, अच्छा डिसीजन है, तो निश्चित रूप से सेक्टर ग्रो करेगा। पर अगर उसे लगेगा यार मैं तो फंस गया, मैं तो लुट गया, मुझे डेवलपर ने लूट लिया, अब सरकार के जो बाकी डिपार्टमेंट्स है वो जो उनको मदद करनी चाहिए, जो उसको सहायता करनी चाहिए या जो उसकी डिपार्टमेंट्स के अलग अलग ऑब्लिगेशंस हैं वो पूरी नहीं होंगी तो वो अपने आप को ठगा महसूस करता है। जी जी। और मुझे आपके चैनल के माध्यम से कहने में कोई संकोच नहीं है, बहुत सारे अपार्टमेंट्स ओनर अपने आप को आज ठगा सा महसूस कर रहे हैं। सर, RWA की इतनी परेशानियां हैं तो क्या हम आज की पड़ताल में RWA से भी किसी को इस पड़ताल का हिस्सा बनाएंगे? नहीं, आपने बिल्कुल ठीक कहा, क्योंकि देखो हमें किसी RWA के प्रधान से मिलना चाहिए जी। और मैं समझता हूँ जो गुड़गांव ग्रीन सेक्टर 102 के RWA के प्रधान हैं संदीप फोगाट जी, उनके पास चलते हैं और वो गुड़गांव RWA फेडरेशन के भी प्रेसिडेंट हैं जिनके यहाँ लगभग 200-250 RWAs हैं, तो वो निश्चित रूप से हमारी मदद कर पाएंगे और थोड़ा बता पाएंगे कि RWA की समस्याएँ क्या हैं और कैसे उनको समस्याओं का हल किया जा सकता है। तो अभी हम पहुंच चुके हैं संदीप फोगाट जी के पास, चलिए उनसे बातचीत करते हैं। नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका।
सर क्या प्रॉब्लम्स हैं जो हाई राइज में ज्यादातर आती हैं, क्योंकि आपने अभी फेडरेशन भी बना ली और आरडब्ल्यू के प्रधान भी है, तो अभी क्या आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है? मैडम, हम 250 से ज़्यादा आरडब्ल्यू का हमने एक संगठन बनाया है जिसको हमने गुड़गांव आरडब्ल्यू फेडरेशन का नाम दिया है जी। तो एज ए प्रेसिडेंट एक कंडोमिनियम का हमें बहुत सी समस्याएं ऐसी थी जिनका समाधान करना ज़रूरी था। तो वो एक अकेला प्रधान बन गया, एक आरडब्ल्यू के हाथों में नहीं था। तो इसलिए हमने सोचा कि एक ऐसा संगठन बनाया जाए जिसमें हम सभी आरडब्ल्यूएज को शामिल करके एक मजबूत संगठन बने, ताकि हमारे जो मेन मुद्दे हैं आरडब्ल्यूएज के अधिकारों से जुड़े या उनकी समस्याओं से जुड़े हुए, उनका समाधान किया जा सके। तो समस्याएं क्या सामने आ रही है? क्योंकि बहुत बार है आरडब्ल्यूएस की तरफ से या हम कहें कि सोसाइटीज़ की तरफ से बहुत ज़्यादा आक्रोश सामने आता है, धरना प्रदर्शन किए जाते हैं, तो क्या कुछ अभी आपको क्या दिक्कत आ रही है? सबसे बड़ी दिक्कत तो मैम जिस एक्ट के तहत ये सारी सोसाइटीज़ या आरडब्ल्यू रजिस्टर्ड होती हैं, वो हरियाणा रजिस्ट्रेशन एंड रेगुलेशन ऑफ सोसाइटी एक्ट 2012 बोलते हैं हम जी। वो एक्ट आप गौशाला के लिए भी उससे सोसाइटी रजिस्टर्ड होती है, किसी शमशान घाट के लिए भी, उससे भी कोई धार्मिक, सभी तरह की सोसाइटीज उस एक्ट के तहत रजिस्टर्ड होती हैं। तो उस एक्ट में आरडब्ल्यू से या हाई राइज बिल्डिंग्स जो हैं उनसे संबंधित कोई स्पेशल एक्ट में कोई प्रावधान नहीं है, जिसके कारण बहुत सी समस्याओं का सामना लोगों को करना पड़ता है। और ये एक्ट इतना कमज़ोर है इस एक्ट में कि इस एक्ट का लोग खुलेआम उल्लंघन करते हैं, अधिकारी मनमाने तरीके से इसका उपयोग करते हैं। ऐसे ऑर्डर्स हैं जिसको डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार आपको एक ऑर्डर देगा, उस ऑर्डर को स्टेट रजिस्ट्रार बिल्कुल उसको पलट देगा और फिर उसको रजिस्ट्रार जनरल उसी ऑर्डर को फिर तीसरी बार पलट देता है। तो ये एक्ट इतना कमज़ोर है कि इस एक्ट के तहत सोसाइटी जितनी भी रजिस्टर्ड है वो सब रजिस्ट्रार ऑफिस, स्टेट रजिस्ट्रार या रजिस्ट्रार जनरल ऑफिस के सालों साल धक्के खाते रहते हैं, लेकिन उनकी समस्याओं का समाधान इस एक्ट के तहत नहीं हो पाता। और ना ही इस एक्ट में उनको कोई ऐसे अधिकार दिए गए हैं जिन अधिकारों के तहत वो किसी पुलिस अधिकारी के पास या किसी सिविल अधिकारी के पास या कहीं डीटीसीपी जो भी संबंधित जितने भी महकमे हैं जैसे रेरा, कहीं पे जाके वो एज ए पार्टी खड़े हो सकें और अपनी समस्याओं को रख सकें और उनका समाधान हो सके। ऐसा कोई भी मैकेनिज्म अभी इस एक्ट के अंदर नहीं है। बहुत बार हमने ये भी सुना है कि बार सुनते हैं कि डेवलपर ने जो है अपनी ही आरडब्ल्यू बना ली है, या फिर वो आरडब्ल्यू का हैंडओवर नहीं दे रहा है, या सिक्योरिटी अमाउंट में कुछ झोलझाल चल रहा है। क्या ऐसा है? आपको जानकर बड़ा ताज्जुब होगा मैडम कि गुड़गांव में लगभग 500-700 के आसपास सोसाइटी, हाई राइज सोसाइटी आरडब्ल्यू जो है वो रजिस्टर्ड है जी। और बहुत ही अचंभे की बात है कि 10-10, 12-12 साल तक वहाँ बिल्डर नकली आरडब्ल्यू बना के, बोगस आरडब्ल्यू बना के वहाँ बैंक अकाउंट भी वही मैनेज करता है अपने एम्प्लॉयज़ के ज़रिए, और बिल्कुल वो लोग उस आरडब्ल्यूएज में होते हैं जो उस प्रोजेक्ट के अलॉटी भी नहीं होते जी। तो ऐसी बहुत सी, जैसे मेरी खुद की सोसाइटीज़ में जो मेरे जो 7 मेंबर थे आरडब्ल्यू बोगस जिनके नाम पे बनाई गई थी, वो उनमें से एक भी अलॉटी नहीं था, और वही 7 आदमी एक दूसरे प्रोजेक्ट में भी मेंबर बनाए गए थे। तो लगातार 5 सालों तक, आप सोचोगे 5 सालों तक उसमें एक भी रियल अलॉटी नहीं था। तो बिल्डर ने लगातार 5 सालों तक उन बोगस लोगों के भरोसे वो जो आरडब्ल्यू चलाई और करोड़ों रुपए का जो है इधर हेरफेर किया। मेरी सोसाइटी के अकाउंट से लगभग 5 करोड़ रुपए बिल्डर ने अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र कर रखे हैं, जिसके लिए हमने हाई कोर्ट में भी अपील दायर कर रखी है, हमने रेरा में भी केस डाला और हमने फॉरेंसिक ऑडिट की मांग की। लेकिन मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि रेरा ने भी कोई सुनवाई नहीं हो रही, डीटीसीपी या डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार के यहाँ पे भी कोई सुनवाई नहीं हो रही। तो मेरी सोसाइटी की अगर बताऊँ तो मेरी सोसाइटी में कम से कम हमें 25 से 30 करोड़ रुपए हैं जो बिल्डर ने आरडब्ल्यू को देने हैं जी। लेकिन बिल्डर, और मैं आपको एक बात बताता हूँ कि जैसे मेरी सोसाइटी में ही बिल्डर ने एक एग्रीमेंट कर लिया एज ए मेंटेनेंस एजेंसी, और उसमें लिख दिया कि वो 10% जो है वो हर साल फीस चार्ज करेगा। तो मेरी सोसाइटी का एनुअल बजट है 5 करोड़ रुपए का, तो 10% 50 लाख रुपए तो वो बिल्कुल लिखे हुए तरीके से जो है ले रहा है। तो ऐसी गुड़गांव में अगर आप ऐसे कंपैरिजन करोगे तो बहुत सी ऐसी सोसाइटीज़ हैं जिनको 15 साल हुए जहाँ पोजेसन दिए हुए, लेकिन वहाँ आज तक असली आरडब्ल्यू है वो नहीं बनी है। तो ये हज़ारों करोड़ रुपए का घोटाला है जो बिल्डर, अधिकारी और नेताओं के साठगांठ से बहुत लंबे समय से चल रहा है। बट ऐसे अगर आम नागरिक अगर हम बात करें, आपने घर लिया, पेमेंट कर दी, उसके बाद भी यही दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। क्या गवर्नमेंट की तरफ से कोई सपोर्ट नहीं मिलता, या आरडब्ल्यू के अध्यक्ष होने के नाते जब कहीं पर जाते हैं कि सपोर्ट नहीं मिलता?
मैडम अगर हम एक आम होम बायर की बात करेंगे तो वो बेचारा सारे पैसे देने के बाद तो पहले तो वो धक्के खाता है उसका पोजीशन लेने के लिए। जी। जब उसको मकान मिल जाता है तो फिर उसको वहाँ रहने के लिए क्या क्या समस्याओं का सामना करना पड़ता है। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, बहुत सी जो बिल्डर सपने दिखाता है कि मैं इस प्रोजेक्ट में आपको ये बना के दूंगा, वो बना के दूंगा, वो अधूरी होती हैं, वो उसको पूरी नहीं मिलती। उसके बाद बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो वो बताता नहीं, जो एग्रीमेंट में लिखी नहीं होती, उसके लिए बिल्डर उसको चार्ज करता है। तो जब सपनों का महल बोल के जब उसको बेचा जाता है और जब हकीकत में जब आता है तो बहुत से आपने देखा होगा गुड़गांव में ऐसे बहुत से हज़ारों लोग ऐसे हैं जिनको अभी तक 7, 8, 10 साल 12 साल के बाद भी अभी तक मकान नहीं मिले हैं, जबकि वो पूरा पैसा दे चुके हैं। तो ये बिल्डर की एक बहुत बड़ी साठ गांठ है गुड़गांव में, जहाँ पे हज़ारों करोड़ रुपए हज़ारों लोगों से ऐंठ लिए और वो लोग आज दर दर की ठोकरें खाने के लिए मजबूर हैं। तो ये बहुत बड़ा एक नेक्सस है जो पूरे गुड़गांव के बिल्डर्स, यहाँ के अधिकारी और हरियाणा के नेताओं, बहुत मुख्यमंत्री स्तर तक के नेताओं की इसमें संलिप्तता होती है। और एक आपको बता दूं, इंटरेस्ट फ्री मेंटेनेंस सिक्योरिटी हमारी होती है। जैसे मेरे प्रोजेक्ट में ये 6 से 7 करोड़ रुपए है, तो गुड़गांव में ऐसी 1000 से ज़्यादा सोसाइटीज़ हैं जिसमें ये IFMS का पैसा जो है आज तक किसी बिल्डर ने IFMS का पैसा बिल्डर को नहीं, RWA को नहीं दिया। तो ये राशि कम से कम हज़ारों करोड़ रुपये में होगी जो IFMS का पैसा किसी भी RWA को आज तक किसी बिल्डर से नहीं मिला। बहुत से केसेस चले, लेकिन सरकार जो है इस पे कोई कदम नहीं उठा रही, एक्ट में कोई बदलाव नहीं हो रहा। पिछले आपको ध्यान होगा 2022 में यहाँ हमारे एक सेवक कौन किया था CM साहब ने, जिसमें उन्होंने वादे किए थे कि मैं एक्ट में भी बदलाव करूँगा और मैं रेरा एक्ट में भी बदलाव करूँगा। तो आपको जानकर बड़ा ताज्जुब हुआ कि वो पब्लिक ड्राफ्ट तो उनका जारी कर दिया गया 2022 में, लेकिन आज तक उनको नोटिफाई नहीं किया गया है। क्यों? क्योंकि बिल्डर को पता है कि अगर वो नोटिफाई हो गए तो बिल्डर का 50% जो है वो इनकम सोर्स ख़त्म हो जाएगा जी। तो नकली बोगस RWA बना के IFMS का पैसा खा के लोगों को जो बेचा जाता है जिन सुविधाओं के नाम पे उनके अभाव में, तो ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो लोग बेचारे आज के दिन गुड़गांव में मजबूर हैं कि वो उनके खिलाफ कहीं अपनी आवाज़ उठाने में असमर्थ हैं। संदीप जी, कुछ सजेशन देना चाहेंगे? आपको क्या लगता है कि किस चीज़ से यहाँ क्या सजेशन दे सकते हैं कि जिनसे जो है थोड़ा सा सशक्त हो सके RWAs भी? सबसे पहले तो मैम मेरा सजेशन ये है कि हरियाणा सरकार जो हमारा एक्ट है, जो हरियाणा रजिस्ट्रेशन रेगुलेशन ऑफ सोसाइटी एक्ट है, सबसे पहला तो उसमें बदलाव किया जाए। उसमें बदलाव करके RWAs को और पावर दी जाए ताकि वो अपनी या अपने लोगों की आवाज़ जो है उचित प्लेटफॉर्म पे उठा सकें। और गुड़गांव जितना बड़ा शहर है, यहाँ पे एक जिला रजिस्ट्रार है, एक जिला रजिस्ट्रार की बजाय एक स्पेशल रजिस्ट्रार ऐसा हो जो सिर्फ RWAs को देखे जी। और दूसरा, इसके अंदर जो रेरा में एक्ट है हमारा, रेरा भी एक्ट काफ़ी कमज़ोर है, उसमें भी बदलाव किए जाएँ। उसमें आज के दिन भी होम बायर के लिए जो है बहुत सी समस्याएं हैं, जैसे अधूरे प्रोजेक्ट हैं या RWA से रिलेटेड। अगर मेरी RWA की कोई समस्या है, अगर बिल्डर हैंड ओवर नहीं कर रहा तो मैं कहाँ जाऊँगा? मैं रेरा या DTCP जाऊँगा। तो रेरा के एक्ट के अंदर भी बदलाव किया जाए। और मेन इसका जो सबसे बड़ी समस्या जो गुड़गांव में आती है कि कोई भी गुड़गांव का कोई भी डिपार्टमेंट कभी किसी RWAs को बुला के या किसी RWAs के साथ कोई मीटिंग करके, GMDA है या हमारा MCG है, तो वो RWA के लोगों को बुला के उनसे कुछ डिस्कस करे, उनसे कुछ सजेशंस ले जिससे उस एरिया के विकास में भी सहयोग किया जा सके। बहुत बहुत धन्यवाद संदीप जी हमारे साथ बात करने के लिए। सर, अभी हमने संदीप फोगाट जी से बात करी और उन्होंने अपनी प्रॉब्लम्स बताई, और सबसे बड़ी जो मेन प्रॉब्लम कुछ इंटरेस्ट फ्री मेंटेनेंस सिक्योरिटी को लेकर बताई, हैंडओवर को लेकर बताई। क्या कहना है कि ये प्रॉब्लम्स भी है, वो सजेशंस भी दे रहे हैं, उसके बावजूद भी जो है सिस्टम क्यों नहीं सही हो पा रहे? इतना ज़्यादा त्रस्त है RWA वाले। देखो, संदीप फोगाट जी का क्योंकि पुराना एक्सपीरियंस है और वो लगभग 200 RWA को उन्होंने कोऑर्डिनेट कर रखा है, तो उन्होंने बिल्कुल गुड़गांव का दर्द बताया है। यही बात तो आपसे बार बार कह रहा हूँ कि अगर RWA की समस्याओं को सरकार अगर गंभीरता से लेगी तो निश्चित रूप से रियल एस्टेट सेक्टर डेवलप करेगा। उन्होंने जो बातें कही हैं वो वास्तव में प्रैक्टिकल बातें हैं और वास्तव में RWA उस बात से अफेक्टेड हैं, गंभीरता से अफेक्टेड हैं। इसलिए ही अभी जैसे मैंने बताया था कि आपको कोई भी जो अपार्टमेंट ओनर्स है, जो फ्लैट्स में रह रहा है, उसमें बहुत सारे अपार्टमेंट ओनर अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहे हैं, क्योंकि जिस ग्रेसफुल लाइफ के लिए उन्होंने अपार्टमेंट लिया था वो उनको शायद नहीं मिल रहा है, या सरकार को जिस गंभीरता से उनकी समस्याओं को सुनना चाहिए, समझना चाहिए। जब CM लेवल जैसे सीनियर अधिकारी कमिट करके कुछ नहीं करेगा और 4-4 साल तक कुछ नहीं करेगा तो क्या होगा? मतलब कि आपका प्रशासन के प्रति जो एक विश्वास है वो हिलेगा, कम होगा। मुख्यमंत्री जी ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने ओपनली
कहा कि नहीं, मैं आपकी समस्या जेन्युइन है। स्थानीय विधायक जो बासापुर से विधायक थे, उन्होंने कहा नहीं भाई मैं इस पर अमेंडमेंट कराऊंगा। उसके बाद सब सो जाएंगे और एक RW धक्के खाने के लिए बार और बस रेरा में डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार के पास, DTP के पास, पुलिस के पास जाते रहेंगे, फिर उनकी समस्या का हल नहीं होगा। तो निश्चित रूप से ये उन्होंने फैक्टर बोगस RW की भी बात की संदीप फोगाट जी ने। देखो मैं बता दूं, क्योंकि अब रेरा आने के बाद जब 1 मई 2017 में रेरा आ गया जी। तो इसमें साफ प्रोविजन है कि डेवलपर जब कोई प्रोजेक्ट बनाएगा, अगर OC ले लेगा जी। तो उसके बाद उसको वहाँ के RWA का बनाकर वो प्रोजेक्ट उसको हैंडओवर करना है मेंटेनेंस के लिए। बड़े दुख की बात है, 1 मई 2017 से अगर आज चेक करेंगे आप, आज भी ना के बराबर ही डेवलपर ने अपने प्रोजेक्ट RWA को हैंडओवर करें। अब इसमें गलती किसकी है? सबसे बड़ी गलती है रेरा की। रेरा क्या कर रहा है? अब रेरा कहता है, डेवलपर क्या करता है, नकली RWA बना लेता है, क्योंकि वो दूसरा एक्ट है, हरियाणा रजिस्ट्रेशन एंड रेगुलेशन सोसाइटी एक्ट 2012 के तहत डेवलपर को एक RWA बनानी है जी। वो बना लेता है, नकली बना लेता है, बोगस बना देता है। रेरा और आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं है। ऐसे मैं आपको 20 एग्जाम्पल दे सकता हूँ जहाँ रेरा डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार को कोई ऑर्डर कर रहा है तो इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है, डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार कुछ बोल रहा है तो रेरा नहीं सुन रहा, इनका आपस में कोऑर्डिनेशन ही नहीं। तो इस बात का नुकसान किसको हो रहा है? नुकसान RWA को, एक अपार्टमेंट ओनर को हो रहा है, और सबसे ज़्यादा नुकसान हो रहा है गुड़गांव की छवि को। अब समय बदल गया है। 30 साल पहले, 40 साल पहले अगर कोई एक्ट बना हुआ है जी। आज भी अगर हम उस एक्ट को लेकर चल रहे हैं तो मैं समझता हूँ सरकार को, क्योंकि अब तो बहुत बदलाव होगा। आप खुद देखें जी। 1983 का एक्ट है ये, तो उस आज 2024 आ गया, 40 साल हो गए। 40 साल में तो बहुत बदलाव हमारे को हो गया है। पता नहीं सरकार क्यों सोती रहती हैं। गंभीरता से गुड़गांव से पैसे तो उनको चाहिए, अपार्टमेंट चाहिए, परंतु बड़े दुख की बात है जो रिक्वायर्ड अमेंडमेंट जो होने चाहिए वो आज भी नहीं है। सर आपसे एक बात जानना चाहूंगी, हम बहुत बार ये सुनते हैं कि बिल्डिंग बन गई, लोग वहां पर रह रहे हैं, उसमें दिक्कत आ रही है, या बिल्डिंग झड़ गई है, या फिर हम बात करें कि अभी रिसेंट एक वाकया हुआ था चिंटल पैराडिसो का, तो इसका क्या कारण क्या है? क्या OC नहीं मिलता, ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट जो मिलते हैं क्या वो डिपार्टमेंट सही से वर्क नहीं करते, या स्ट्रक्चरल ऑडिट नहीं होते, कि बनने के बावजूद भी जो है इतना सब कुछ कैसे हो जाता है? देखिए मेरे को बड़ा दुख के साथ कहना पड़ रहा है, जब 1 मई 2017 में रेरा एक्ट आया जी। तो हमारे यहाँ जो ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट है जी। वो देता है टाउन एंड कंट्री प्लानिंग डिपार्टमेंट। जी। और बड़े दुख के साथ मुझे कहना पड़ रहा है, जब ये था, जब 1 मई 17 में जब एक्ट आया था कि अगर आपका OC मिल गया है या आपने 2 महीने में अप्लाई कर दिया है तो आपको रेरा में नहीं आना पड़ेगा। तो डिपार्टमेंट ने आग बंद करके जी। डेवलपर को OC दे दिए। उन दिनों में बात कर रहा हूँ 2018 की 17 की। आज भी बड़े मज़ेदार बात है, आप चिंतल की बात करते हैं, मैं पूछता हूँ NBCC का जो प्रोजेक्ट सेक्टर 37 में था जी। जिसमें कहा कि पूरा प्रोजेक्ट स्क्रैप करना पड़ेगा, पूरा प्रोजेक्ट, वो NBC वो कंपनी है, नेशनल बिल्डिंग कॉरपोरेशन, कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन, जो पूरे इंडिया में बड़े बड़े प्रोजेक्ट बनाती है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कंपनीज है। वो जो अपने फ्लैट बना रही है उसको वही प्रोजेक्ट फ्लैट खाली करने पड़ रहे हैं। वो क्यों करने पड़ रहे हैं कि भाई कंस्ट्रक्शन ठीक नहीं हुआ, और वो बहाना मार रहे हैं कि इसमें पानी या आ गया या पता नहीं जंग क्यों लग गया आयरन में, सब बेकार की बातें। वो बिल्डिंग इतने बड़े डेवलपर का बनना, उसके बाद हमारे यहाँ डायरेक्टर टाउन कंट्री प्लानिंग ने उसको OC दिया जी। वो क्या ऑडिट कर रहे हैं पता ही नहीं। चिंटल जैसी बिल्डिंग, एक पूरा फ्लोर गिर जाता है, 2 आदमी मर जाते हैं, उसके बावजूद भी जो बायर है वो बेचारा परेशान हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा। और अभी भी आपको बता दूं लगभग 100 RWA हैं जहां वो कह रहे हैं कि हमारी बिल्डिंग का आप ऑडिट कराएं जी। अब ऑडिट में एक चीज़ और देखिए आप, ऑडिट में सरकार ने क्या फैसला कर दिया कि ऑडिट में जो खर्चा आएगा आधा RWA देगी और आधा डेवलपर देगा। भाई RWA क्यों देगी? भाई जब बनाया डेवलपर ने है तो डेवलपर सारा ऑडिट खर्चा का वो महसूस करे, वो उसको लेना चाहिए। RWA क्यों करे भाई? क्योंकि RWA मकान खरीद लिया, हमारा है गलती, इसलिए गलती है, RWA के अलॉटीज की गलती है नहीं, परंतु ऐसा हो रहा है। उसके बावजूद भी आपको दुख होगा जानकर अभी भी 3 साल में ना के बराबर ऑडिट कर पा रहे हैं लोग, बहुत धीरे धीरे चलते हैं। अभी भी जो सरकारी अधिकारी हैं वो अफसर के खिलाफ कार्रवाई, डेवलपर के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर पाते हैं, ये चिंता का विषय है। और आज कम से कम 100 RWA चाह रही हैं कि हमारी जो बिल्डिंग इसका ऑडिट हो, क्योंकि 2-2, 4-4 साल में ही उनका प्रस्ताव गिर गए हैं, रंग हट गया है, बुरा हाल हो गया है, तो गलती तो डेवलपर की है ना। और ऑडिट क्या हुआ है, जब DT डिपार्टमेंट उनको ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट दिया तो वो चेक करेगा भाई कि ये बिल्डिंग एज पर पैमाना है या नहीं है, क्योंकि DTP के पास
एक इंजीनियरिंग वर्किंग होनी चाहिए, जो मैकेनिज्म जो होना चाहिए कि वाकई जो स्ट्रेंथ पिलर में है या नहीं है, दीवार में वो ताकत वो है नहीं है, वो एक अलॉटी को तो नहीं पता, बायर को तो नहीं पता। तो डीटीपी डिपार्टमेंट कैसे उनको ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट दे रहा है ये भगवान ही जानता है। और ये बाम चर्चा हो गई है कि टाउन एंड कंट्री प्लानिंग डिपार्टमेंट ने सिर्फ पैसे लेके ही ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट देते हैं, उनको बिल्डिंग के स्ट्रक्चर की स्ट्रेंथ से कोई लेना देना नहीं है, ये आम बात हो गई है। तो ये मैं समझता हूँ वही घूम की फिर के बात आती है कि टाउन एंड कंट्री प्लानिंग को इस बात को सोचना पड़ेगा। जब NBCC जैसी बड़ी कॉरपोरेशन की अगर बिल्डिंग खाली करनी पड़ रही है, चिंटल जैसा डेवलपर के पूरी बिल्डिंग को डेमोलिश करना पड़ रहा है, तो गलती खाली उनकी नहीं है, गलती टाउन एंड कंट्री प्लानिंग की भी है। उन्होंने उस पर OC कैसे दे दिया, उन्होंने क्या स्ट्रेंथ चेक करी, खाली उन्होंने नोट गिने उनके अधिकारियों ने, इसका मतलब साफ लग रहा है। सर आगे चलते हैं और बात करते हैं ADC और IDC का क्या झमेला है, क्या ये भी इफेक्ट कर रहा है रियल एस्टेट को? बहुत ज़्यादा कर रहा है जी। आज लगभग 15,000 करोड़ रुपए, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ अमाउंट, लगभग 15,000 करोड़ रुपए अमाउंट है जो कि अलग अलग डेवलपर्स ने हरियाणा सरकार को EDC के रूप में देना है। परंतु पिछले 10 साल से बोल रहा हूँ मैं आपको, पिछले 10 साल से फिगर कभी 11 हो जाती है, 12 हो जाती है, 15,000, 16,000, ये 15,000 करोड़ बोल रहा हूँ। पर सरकार के जो अधिकारी हैं, पता नहीं ये कौन चाहने वाले डेवलपर हैं, उनसे EDC रिकवर नहीं कर पाती। अगर 15,000 अमाउंट रिकवर हो जाए तो आप मुझे बताइए गुड़गांव में तो सब रोड वगैरह पुल बनाने को दिक्कत ही नहीं आएगी, क्योंकि ज़्यादातर पैसा ये गुड़गांव के लोगों का, गुड़गांव डेवलपर का डूबा है। ये अमाउंट वो है जो डेवलपर ने अलॉटी से चार्ज कर लिया है पर सरकार को जमा नहीं कराया। ऐसी आज भी बहुत सारी बिल्डिंग्स हैं गुड़गांव के अंदर हैं, बड़े प्रोजेक्ट हैं जहाँ डेवलपर ने सरकार को पूरा IDC दे दिया है, परंतु डेवलपर ने वो EDC सरकार को नहीं दिया। अगर दे भी दिया है तो सरकार को जो वहाँ रोड बनानी है, एक्चुअली क्या होता है जब हमारे यहाँ कोई डेवलपर लाइसेंस लेता है तो वो EDC लेता है जिसको हम बोलते हैं एक्सटर्नल डेवलपमेंट चार्जेस। तो एक वो EDC डेवलपर अलॉटी चार्ज कर लेता है, वो हरियाणा गवर्नमेंट को जमा करना पड़ता है। उस अमाउंट के अगेंस्ट में हरियाणा सरकार को वहाँ रोड बनानी है उस प्रोजेक्ट साइट पर, पानी पहुँचाना है, बिजली पहुँचानी है और सीवरेज पहुँचाना है, ये 4 काम है। परंतु आज भी ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं जहाँ सरकार रोड ही बहुत छोटे छोटे हैं, ज़मीन एक्वायर ही नहीं करी उसने, जब ज़मीन एक्वायर नहीं करी बड़ा बहुत प्रोजेक्ट तैयार हो गया पर रोड बन नहीं पाई। ऐसे आज भी हैं जहाँ 3-3 साल से बिजली आज भी उपलब्ध नहीं है, पानी नहीं है, OC दे दिया उनको। तो परेशान पर कौन हो रहा है? परेशान ना तो डेवलपर हो रहा, ना सरकारी अधिकारी हो रहे। परेशान अगर कोई हो रहा है तो वही अपार्टमेंट ओनर, उस जो हाई राइज अपार्टमेंट में बिल्डिंग में जो एक आम बायर रह रहा है, परेशान वो हो रहा है। क्योंकि उस बेचारे ने, आप इसी देखिए, मकान कौन खरीदता है? मकान एक हर आदमी सोचते इसको छत नहीं है, वो मकान अपना सोचता है मेरा अपना मकान हो। और आपको सब पता है, सबको सब पता है कि किसी भी आदमी का मकान लेने का सपना एक लाइफ लॉन्ग होता है। वो 15 साल 20 साल सेविंग करके अपना मकान लेता है, और ऐसा भी सबको पता है कि वो लोन लेता है उसको धीरे धीरे लोन उतारता है। ऐसा नहीं है कि भाई वो मतलब कि भाई उसने पैसा रखा था कि मकान ले लिया। तो लाइफ लॉन्ग सेविंग, उसके बाद बैंक से लोन लेके मकान लेता है, उसके बाद उसको सुविधाएं ना मिले तो उसके साथ क्या बीतती होगी, तो ये आप खुद कल्पना करें। तो सरकार के जो उच्च अधिकारी हैं, नेतागण हैं और डेवलपर हैं, ये तीनों मिल जाते हैं और जितनी गंभीरता से इन तीनों लोगों को एक अपार्टमेंट ओनर्स की, एक फ्लैट ओनर्स की समस्याओं को हल करने का प्रयास करना चाहिए, वो आज की डेट में नहीं कर रहे। पर मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात कहना चाहूँगा, अगर ये तीनों लोग उनकी समस्याओं को समझेंगे तो ये सेक्टर ग्रो करेगा, सेक्टर और ग्रो करेगा, और ग्रो करेगा तो तीनों को ही फ़ायदा होगा। बायर को तो फ़ायदा होगा, परंतु डेवलपर को फ़ायदा भी होगा क्योंकि वो अपना माल ज़्यादा बेच पाएगा। सरकार के अधिकारियों को फ़ायदा ये होगा कि उनका मैकेनिज्म एक स्मूथ होगा, उनके पास कंप्लेंट कम आएंगी। नेतागण को फ़ायदा ये होगा, उनका नाम बढ़ेगा। तो फ़ायदा सबको होना, परंतु अगर स्मूथली इस सेक्टर के बारे में सोचा जाए तो ये डेवलपमेंट में बहुत बड़ा रोल अदा कर सकता है। सजेशंस क्या है, क्योंकि हमने प्रॉब्लम्स तो बहुत सारी सुन ली, कहीं ना कहीं नेतागण भी इसमें जो है इन्वॉल्व हैं, और बड़ी बात है कि अगर एक CM लेवल पर होकर भी आप कुछ बोल रहे हैं, उसको धरातल पर इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ बहुत शर्मनाक है। और साथ ही साथ RWS जिसमें आपका कहना है कि मात्र सिर्फ 1% ही है कि किसी को हैंड ओवर हुआ हो, तो ये बहुत बड़े इश्यूज हैं। बट इस पे सजेशंस क्या है, आपकी पड़ताल क्या कहती है?
देखिए 2017 में लगभग आज से 7 वर्ष पूर्व हाई कोर्ट में रिट फाइल होती है जी जिसमें कहा जाता है कि हरियाणा अपार्टमेंट ओनरशिप एक्ट जो 1983 का है और हरियाणा रजिस्ट्रेशन एंड रेगुलेशन सोसाइटी एक्ट 2012 का है, जी इन दोनों में काफ़ी कन्फ्रंटेशन है। मतलब कोई प्रोविज़न ऐसे हैं बहुत सारे जहाँ दोनों अलग अलग बातें कर रहे हैं जी जी और दोनों ही RWA को गवर्न कर रहे हैं, दोनों ही अपार्टमेंट ओनर को गवर्न करते हैं। जी आज 7 साल हो गए और 7 साल में हरियाणा सरकार ने अपना ढंग से जवाब नहीं दिया हाई कोर्ट में। इसका फ़ायदा किसको हुआ है? डेवलपर को। डेवलपर को। क्यों? क्योंकि RWA बन ही नहीं पा रही। वो RWA कुछ लोग इकट्ठे होकर अपार्टमेंट ओनर वाले इकट्ठे हो जाते हैं तो बिल्डिंग इनकी होती हैं, DLF की, बड़े बड़े डेवलपर की। DLF वाले भी हाई कोर्ट गए हुए हैं, M3M वाले भी हाई कोर्ट गए हुए हैं। जितने भी बड़े डेवलपर हैं जो नहीं चाहते कि RWA को उनको प्रोजेक्ट हैंडओवर करना पड़े, वो हाई कोर्ट जाके अपना ड्रामा कर लेते हैं। और हरियाणा गवर्नमेंट उनकी बातों में आकर या उनसे मिलकर, मैं दोनों बातें कह रहा हूँ, मैं तो अब स्पष्ट बात तो है कि मिल के करते, मिल के जवाब ढंग से नहीं देते, इसलिए हाई कोर्ट जज बेचारा जवाब फैसला नहीं कर पाता। 7 साल में अगर ये तय नहीं हो पा रहा कि यार ये दोनों एक्ट में अगर कुछ प्रोविजंस में आपस में क्लैश है, ऑफर में कोई पॉइंट्स ऐसे हैं, कोई इशू ऐसे हैं जहाँ दोनों में डिस्पैरिटी है, तो वो एक क्यों नहीं हो सकते? सरकार करना ही नहीं चाहती, क्योंकि सरकार करेगी तो एक RWA को ताकत मिल जाएगी। RWA ताकत मिल जाएगी तो क्योंकि एक्ट में सफा रेरा जब आ गया तो क्लियर है कि RWA को मेंटेनेंस, RWA को पूरा प्रोजेक्ट हैंडओवर होगा, हैंडओवर हो जाएगा तो डेवलपर बाहर हो जाएगा, वो अपने हिसाब से चलाएंगे। तो डेवलपर तो, और आपको बता दूं बहुत सारे गुड़गांव में ऐसे प्रोजेक्ट हैं जहाँ एक डेवलपर एक प्रोजेक्ट साइट से जी लगभग 10 से 20 लाख, 30 लाख, 50 लाख रुपए महीना तक कमा रहा है। अगर वो प्रोजेक्ट उसने RWA को अगर हैंडओवर कर दिया होता तो 50 लाख महीना नहीं कमा रहा था। मैं आपके चैनल के माध्यम से स्पष्ट करना चाहता हूँ, मेरे पास अगर आप नाम पूछेंगे तो मैग्नोलियाज़ है, अरालियाज़ है, M3M का मर्लिन है, जहाँ डेवलपर इन तीनों प्रोजेक्टों को डेवलपर मैनेज कर रहे हैं और 50 लाख रुपए महीना तक उससे ये डेवलपर अपने जेब भर रहे हैं। नुकसान किसको हो रहा है? वहाँ के RWA के। पैसा कौन दे रहा है? वहाँ का अपार्टमेंट ओनर्स। और इसी कारण से हाई कोर्ट के जज भी फैसला नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि हरियाणा गवर्नमेंट उस केस को उस गंभीरता से चाह ही नहीं रही कि हरियाणा अपार्टमेंट ओनरशिप एक्ट और हरियाणा रजिस्ट्रेशन एंड रेगुलेशन सोसाइटी एक्ट में आपस में कोऑर्डिनेशन हो, मतलब कि हम RWA को स्ट्रॉन्ग करें। स्ट्रॉन्ग कर देते तो ख़त्म हो जाता। दूसरा, एक बड़ी बात और देखिए, जो RWA बन जाती है तो उसको एक RWA बन गई जी, प्रधान बन गया, उसके बाद जो हमारे अलग डिपार्टमेंट्स हैं, जैसे हरियाणा रजिस्ट्रेशन एंड रेगुलेशन सोसाइटी एक्ट को जो चलाते हैं उसको डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार है, या रेरा है, या टाउन एंड कंट्री प्लानिंग डिपार्टमेंट है, या सिविल एडमिनिस्ट्रेशन हमारे DC SDM वगैरह है, या पुलिस है। इन पांचों का भी आपस में अपनी चौधराहट है, इनको आपस में कोई कोऑर्डिनेशन नहीं। और आपको बता दूं, मैं आपके चैनल के मतलब कि बड़ा अजीब सी बात है, अगर पुलिस को लगता है यार ये RWA का प्रधान आ गया और मुझे फ़ायदा होगा तो उसको बैठा लेते हैं, उसकी समस्या सुन लेते हैं जी। उसे अगर लगता है कि यार ये समस्या तो मुझे ज़बरदस्ती है तो कहते हैं नहीं मेरा काम नहीं है, डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार के पास जाओ। फिर डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार होता है, रेरा के पास जाओ, वो DTP के जाओ, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के पास जाओ, ये पाँचों के पास घुमाते रहते हैं। कोई ये नहीं मानता कि मेरी समस्या है, जबकि ये समस्या पाँचों की है, पाँचों हल कर सकते हैं, पर पाँचों घुमाते रहते हैं। इसलिए बेचारा RWA का जो प्रधान है या अलॉटीज़ हैं वो तो बस अपना फिरकी बनी रहती है उनकी, वो तो घूमते रहते हैं। तो मतलब आपका कहना है कि कोऑर्डिनेशन, इन पांचों में बहुत स्ट्रॉन्ग कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। हम सिंगल विंडो की बात करते हैं, मैं वही आपके चैनल के माध्यम से कहना चाह रहा हूँ, अब समय बहुत बदल गया है। अब तो सरकार को मतलब बहुत आगे का सोचना पड़ेगा कि किसी, मैं तो कह रहा हूँ ये पाँचों के हैं, वो तो सरकार ये मान के चले कि अगर मान लो पुलिस की समस्या, अगर किसी RWA के प्रधान ने पुलिस को लेटर दिया है और वो समस्या मान लो डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार ने देखनी है, तो पुलिस अपना फॉरवर्ड करे कि सर आपकी समस्या से, अब RTI में क्या है, RTI में यही तो है कि सेक्शन 6(3) में प्रोविज़न है कि आपने RTI कहीं लगाई और वो जवाब उसने नहीं देना तो उस कंसर्न डिपार्टमेंट को फॉरवर्ड हो जाती है जिसको देना होता है जी। तो कुछ गुनाहों में क्यों नहीं हो सकता भाई? अगर पुलिस को लग रहा है ये समस्या डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार ने देखनी है, या रेरा ने देखनी है, या सिविल एडमिनिस्ट्रेशन ने देखनी है, या DTP ने देखनी है, तो वहाँ फॉरवर्ड करे और लिखे कमेंट से भाई समस्या हल करो जी। ये आप उनकी मतलब कि अलॉटीज़ की, अपार्टमेंट ओनर्स की, या RWA को क्यों फिरकी बना रखी है आपने? सिर्फ डेवलपर को फायदा पहुंचाने के लिए, सिर्फ डेवलपर को फायदा पहुंचाने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद अभय जी हमारे साथ बात करने के लिए। थैंक यू मैडम, धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ अभय जैन जी, जिन्होंने बताया कि आखिरकार हो क्या रहा है, रियल एस्टेट
कितना ज्यादा प्रभावित हो रहा है। हाई राइज जो बिल्डिंग्स है वहां पर RWA इतने ज्यादा इफेक्ट हो रहे हैं। आप सबने जाना कि कहीं ना कहीं नेताओं से लेकर, डेवलपर से लेकर, DC साहब से लेकर, या फिर हम कहें सिविल एडमिनिस्ट्रेशन से लेकर, पुलिस से लेकर, हर लोग इन्वॉल्व है इस चीज में, बट कहीं पर भी RWA की सुनवाई नहीं दिखाई देती। RWA को इतनी पावर भी नहीं दी गई कि वो कहीं पर जाए तो उनकी सुनवाई हो। आखिरकार ऐसा क्यों? ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। इतने सालों से एक्ट बना हुआ है, क्या कहीं पर भी इसमें कोई भी चेंजेस होने के आपको नहीं लगता कि अनिवार्य है कि समय के साथ साथ हर चीज बदलती है। अगर हम फोन भी यूज करते हैं तो वो भी अपडेट मांगता है, तो हमारे एक्ट अपडेट क्यों नहीं मांग रहे, ये सोचने वाली बात है। आज हमने बात करी कि आखिरकार हाई राइज बिल्डिंग में जो RWA की प्रॉब्लम्स है वो कितना ज्यादा इफेक्ट कर रही है रियल एस्टेट को। अगला हमारा जो टॉपिक होने वाला है कि रेरा के आने के बाद भी प्री लॉन्च के नाम पर आम जनता की जेब पर जो डाला जा रहा है डाका, क्या है उसका झमेला, इसकी करेंगे हम अगली बार पड़ताल। आप सभी से निवेदन है कि रियल एस्टेट बहुत बड़ा सेक्टर है और बहुत बड़ी अमाउंट में रेवेन्यू दे रहा है पूरे हरियाणा को, गुरुग्राम को। उसके बावजूद भी सभी के सभी जो है इससे परेशान है। आखिरकार क्यों? लगातार इस पड़ताल का हिस्सा जरूर बने रहे हमारे साथ और इसके ऊपर कमेंट भी करें। आपके सामने जो है अभय जी का नंबर भी फ्लोट होगा, मेल आईडी भी फ्लोट हो रही है। अगर किसी को भी रियल एस्टेट के रिगार्डिंग कुछ प्रॉब्लम है, कुछ जानना चाहते हैं, तो प्रीवियस हमारे जो एपिसोड है वो भी जरूर देखें, जो आपको बहुत नॉलेज देंगे, जो आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होगी। क्योंकि आज की डेट में अगर आपको गुरुग्राम में सर्वाइव करना है तो रियल एस्टेट की नॉलेज होनी आप सभी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। इसी तरीके से हमारे साथ बने रहे और देखते रहे आपका अपना चैनल वायरल सर्च।